हम लोग एक जो है डेमोक्रेसी जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है। और आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। डेमोक्रेसी जो है कैसे चलती है, ये एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट होती है। मीन्स हम लोग वोटिंग करते हैं 5 साल बाद जो सरकार आती है, देन उसके बाद फिर से हम लोग जब चुनाव में वो खड़े होते हैं, देन हम लोग वोटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो सरकार बनती है। तो आप इसमें देखेंगे कि चुनाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है हमारे जो डेमोक्रेसी को बनाए रखने में। क्यों? क्योंकि अगर हम अ, ये देखेंगे कि कोई एक ही पार्टी हो या फिर किसी एक ही पार्टी का वर्चस्व हो, तो हम देखेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण इलेक्टोरल बॉन्ड देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 15 फरवरी को, जिसको कि स्ट्राइक डाउन किया गया था, ये जो लाया गया था सरकार के द्वारा। और इसका देखेंगे कि इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ है, पॉलिटिकल फंडिंग, देन जो आपका है चुनाव सुधार पे जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप यूपीएससी का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें देखेंगे जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे इलेक्टोरल फंडिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म है, मतलब चुनाव सुधार में क्या क्या जरूरी है, उसमें ये भी आता है कि पार्टीज को जो फंडिंग मिलती है उसके द्वारा हम कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या क्या उस पर अंकुश होना चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी, ये हमेशा आप देखेंगे क्वेश्चन है, क्योंकि जुडिशियरी ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था जो इलेक्टोरल फंडिंग से संबंधित था, उस पर क्या जुडिशियरी का डिसीजन आया कि उसको स्ट्राइक डाउन किया गया। तो ये मतलब हमारी डेमोक्रेसी जो है चेक एंड बैलेंस पे चलती है। मीन्स कि अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा नियम बना दिया जो कि हमारे संविधान के अगेंस्ट में जाता है या संविधान से मेल नहीं खाता है, तो उस पर कौन बैलेंस करता है, चेक कौन करेगा, जुडिशियरी करेगी, न्यायपालिका का यही काम है। तो आप पूरा संविधान देखेंगे, चेक एंड बैलेंस पर हमारा काम करता है। तो जहां भी लगता है कि ये फंडामेंटली हमारे संविधान से जो है अलग है, कोई जो रूल बनाया गया या जो कोई भी विधायिका द्वारा कानून पारित किए गए, तो उस पर जुडिशियरी के द्वारा निर्णय दिया जाता है। देखिए 15 फेब को ये न्यूज में आया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया। मीन्स उसको मतलब वो बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल के जो हमारा संविधान है उसके वो अगेंस्ट है, तो इसको हटा दिया गया, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। मीन्स आज के बाद वो वैलिड नहीं रहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये जो है इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया एसबीआई को, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको ये कहा कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 से लेके 2024 के बीच में जितने भी इशू हुए हैं सबका डेटा देने के लिए, मतलब एक एक डेटा आप दीजिए कि किसने इशू जो जारी किया गया वो, प्लस उससे रिलेटेड जो भी आपके पास माइन्यूट से माइन्यूट जो भी ये है डेटा है, आप उसको सारा दीजिए। दूसरा कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये भारत का सारा इलेक्शन करवाने के लिए जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उसको कहा गया कि आप जो भी आपको इससे संबंधित डेटा मिलता है वो एक वेबसाइट पर डालिए, ताकि आम लोग जो चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब उसको जाने की बॉन्ड जो था कि इसको इशू किया गया था, कितने इशू किए गए, कितने लोगों को क्या फंडिंग मिली, कैसे ये काम करता था, ये सारा डेटा कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये वेबसाइट पे उसको अपलोड करने के लिए, ताकि आम लोग उसको जो है पारदर्शिता बनी रहे, आम लोग उसको देख सके। यही 2 डिसीजन उसमें कहा गया था। तो अब ये सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो यह एक तरह का देखेंगे प्रोमिसरी नोट है, मीन्स क्या, वचन पत्र, मीन्स की प्रॉमिस करता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप ये जो इशू किया जाता है ये बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी इसमें, जो सबसे बड़ी गड़बड़ी थी इसमें, जो नाम था वो बायर जो खरीद रहा है, मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति हैं, हम एसबीआई के पास गए और उसको कहे कि हमको 1 लाख का बॉन्ड चाहिए, तो उस सॉरी नोट चाहिए, प्रोमिसरी नोट चाहिए, तो उसने क्या किया, दे दिया मुझे। और मैंने जाके किसी पार्टी को दे दिया, चंदा के रूप में दे दिया, वो 15 दिन के अंदर जो है उसको इन कैश करवाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैंने खरीदा तो मेरा नाम उसमें नहीं रहेगा, एनोनिमस रहेगा। और यही सबसे बड़ा इशू था जो ये सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। तो बायर का इसमें नाम नहीं रहता है कि किसने खरीदा। ये जो बॉन्ड है वो एक्सेप्टेड किया है किसी भी इंडियन रुपीज में, या डिमांड ड्राफ्ट में हो, चेक में हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में हो, या डायरेक्ट डेबिट द्वारा, किसी भी द्वारा अकाउंट से आप पैसा दीजिए और कहिए कि हमको इतने का बॉन्ड चाहिए और आपको वो सॉरी मिल जाएगा वो।
फिर आप जाके ये देखिए आपका कितने से कितने का, 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का किसी भी नेचर का वो रहेगा, मतलब रेनोवेशन रहेगा उसका। और जाके आप लोग मतलब हम लोग कोई भी खरीद सकते थे, या कोई कंपनी खरीद सकती थी, या कोई व्यक्ति इंडिविजुअल खरीद सकता था। ये जो इसकी वैलिडिटी थी वो 15 डेज रहता था, और 15 डेज के बाद ये जो है इन कैश अगर नहीं करवाते थे जिस पार्टी को फंड दिया गया है, तो इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में अपने आप डिपोजिट हो जाता था। ये इसका नेचर है इलेक्टोरल बॉन्ड का। देखिए ये जो लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड, जो लाया गया, जो इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए मनी बिल के रूप में, फाइनेंस एक्ट 2017 में लाया गया। मनी बिल पता अब है? ये मनी बिल क्या होता है? अगर आपने आर्टिकल 110 पढ़ा होगा, तो उसमें मनी बिल को पास किया जाता है, जिसमें कि आप देखिए हमारे यहाँ जो जो भी कानून कैसे बनता है, एक तो आपकी क्या होती है, लोकसभा होती है, फिर राज्यसभा होती है, फिर राष्ट्रपति का उसको जब मिलती है सहमति, तब जाके वो कोई कानून बनता है। लेकिन मनी बिल एक ऐसा कानून है जिसमें कि आप लोकसभा में पास करके राज्यसभा की उसमें सहमति आवश्यक नहीं होती है। तो ये जो है इसको मनी बिल की तरह लाया गया, फाइनेंस एक्ट को ये मनी बिल की तरह लाया गया, और लोकसभा में इसको पारित किया गया। और लोकसभा में पारित करने के बाद इसको जो है एक एक्ट बनाया गया, मतलब राष्ट्रपति से सहमति के बाद इसको एक्ट के रूप में लाया गया। यही है आपका फाइनेंस एक्ट, जिसके तहत जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस किया गया। आरबीआई एक्ट अगर आप पढ़ेंगे 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कहा गया था कि जो भी प्रोमिसरी नोट होता है ना, उसको जारी करने का अधिकार मात्र आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो केंद्रीय बैंक है, ये सिर्फ उसी को अधिकार था। लेकिन इसमें क्या किया गया, इस एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट के द्वारा यह सरकार को यह अधिकार दिया, ऑथराइज किया गया कि अब सरकार जो है इलेक्ट्रॉल सॉरी ये जो प्रोमिसरी नोट जारी करने का अधिकार किसी भी इंस्टीट्यूशनलाइज बैंक को दे सकती है। तो आप देखेंगे इसमें एसबीआई को ये दिया गया है कि आप भी इसको जारी कर सकते हैं। दूसरा, आईटी एक्ट 1961, ये आईटी एक्ट ने क्या किया कि आईटी पहले जो मान लीजिए कि जो भी पॉलिटिकल फंडिंग, हमेशा से फंडिंग होता रहा है, क्योंकि जितना भी प्रचार होता है, अभी अगर चुनाव देखेंगे, चुनाव अभी होने वाला है, अब जितना देखेंगे रैली होता है, जितना प्रचार होता है, जितनी सरकार की योजनाएं होती है जिनको दिखाना होता है, तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत तो होती है पार्टीज को। वो कैसे लाके, मतलब वो कैसे अपनी योजनाओं को या अपनी नीतियों को जनता के सामने लाएंगे, तो इसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो लेकिन क्या था पहले कि आईटी एक्ट जो था, इनकम टैक्स एक्ट, उसमें जो था आपको ये कहा गया था कि 20,000 से ज्यादा अगर किसी पार्टी को फंडिंग मिलती है, तो उसको आईटी में, मतलब इनकम टैक्स में उसको दिखाना पड़ेगा। मोर देन 20,000 अगर किसी को मिल रहा है, तो जितना साल भर में अगर 20,000 से जितने बार मिला उसको ज्यादा, तो उसको आईटी एक्ट के तहत उसको दिखाना पड़ता था। लेकिन इसमें इसको हटा दिया गया। ये जो आया आपका फाइनेंस एक्ट 2017 जब आया। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आप पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है। तो ये 1951 के इसमें 29C के तहत अगर किसी पार्टीज को 20,000 से ज्यादा का मतलब मिलता था उनको फंडिंग, तो उनको जो है अपना मेंटेन करना पड़ता था, पूरे साल का एक उनको रखना पड़ता था कि हमको 20,000 से ज्यादा इतनी बार मिला है। लेकिन इसमें जो है वो हटा दिया गया कि अब आपको जरूरत नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेंटेन करने का जरूरत नहीं है कि आपको कितना पैसा पूरे साल में मिला है। ठीक है, कंपनीज एक्ट देखेंगे 2013, उसमें भी सुधार किया गया। इसमें पहले क्या था कि जो उनका जो मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर, जो पिछले का 3 फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे, उसके प्रॉफिट का एवरेज, मतलब उसका जो इतना लाभ हुआ, उसका औसत का 7.5% दे सकती थी एक कंपनी, ये इतना ही देना था। लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो लिमिटेशन था इस एक्ट का, कंपनीज एक्ट का, उसको हटा दिया गया अपने प्रॉफिट का। अब वो चाहे तो लॉस में भी कंपनी है या प्रॉफिट में कंपनी है, उससे मतलब नहीं है, अब उसको पॉलिटिकल फंडिंग वो कर सकती है, मीन्स इलेक्टोरल बॉन्ड वो खरीद सकती है। और दूसरा चीज इसमें क्या किया गया कंपनी एक्ट के तहत, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। आप कंपनी का देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसमें कि उनको दिखाना पड़ता था कि हमने जो है मतलब इतना ज्यादा हमने किसी पार्टी को दिया है। तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहता था, तो सबको पता चलता कि एक प्रॉफिट में कंपनी है तभी दिया गया है। लेकिन इस जब लिमिटेशन को हटा दिया गया, तो इसका क्या मतलब था, अब कंपनी खुल के जो है अगर वो लॉस में है या फिर उसको प्रॉफिट है या फिर कम प्रॉफिट भी है, तब भी वो पार्टी को फंडिंग कर सकती है। तो यही सबसे ये इश्यूज जो है जुड़ा हुआ है, ये सारे जो चेंज किए गए हैं। अब देखिए इसमें दो पक्ष था, गवर्नमेंट ने अपना क्या डिफेंस रखा, मतलब कि मान लीजिए कि कोई न्यायपालिका में केस गया,
तो न्यायपालिका अपनी बात कहेगी और जो विपक्ष मतलब जिसके खिलाफ केस कहा किया गया है वो भी अपनी डिफेंस में बात को रखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि अब देखिए गवर्नमेंट का था क्या, इन्होंने कहा कि प्रिवेंट अनरेगुलेटेड कंट्रीब्यूशन थ्रू कैश। जो सरकार का पक्ष था उन्होंने ये कहा कि जो अनरेगुलेटेड ये कंट्रीब्यूशन होता है मीन्स उसका कोई रेगुलेशन नहीं है और कैश के थ्रू दिया जाता है। आपको पता है इससे पहले जो है हमने बताया आपको 20,000 तक का मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन कहीं भी ये नहीं था कि आप बैंक के थ्रू जाके दे सकते हैं। आप कैश में भी दे सकते हैं, आप बैंक के थ्रू भी जाके दे सकते हैं। तो ज्यादातर जो पॉलिटिकल फंडिंग होती थी उस समय वो कैश के रूप में होती थी। तो इनका कहना था जब बिल लाया गया तो ये कहना था कि जो कैश का जो कंट्रीब्यूशन होता है ये कम खत्म किया जाएगा और अब जो भी आएगा एक सिस्टमैटिक मतलब इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आएगा। मीन्स आरबीआई सॉरी एसबीआई से जाके आप खरीदेंगे पैसा देके तो कहीं ना कहीं आप क्या है अब वो कैश में नहीं रहेगा। आप आपको बताया था चेक में दिया जा सकता है, डिमांड ड्राफ्ट में दिया जा सकता है या फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप कैश में नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा लॉजिक जो ये दिया गया कि कैश का जो है ये कंट्रीब्यूशन खत्म होगा इलेक्ट्रॉल फंडिंग से। फिर दूसरा है कि कर द रोल ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शन फंडिंग। आपको पता है इलेक्शन फंडिंग जो है इसमें बहुत बड़ा ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ब्लैक मनी का मतलब जो है उसका एक सोर्स रुक जाएगा यहाँ पे। आप देखेंगे तो व्हाइट मनी आएगा, ये सरकार का पक्ष था कि व्हाइट मनी आएगा जिससे क्या होगा कि इलेक्शन जो है हमारा और ज्यादा फेयर होगा और लोग सही से उसमें जुड़ पाएंगे। तो ये ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए भी था। तीसरा था कि इंश्योर एनोनिमिटी। आपको ये मैंने बताया था कि इसमें सबसे बड़ा जो चीज था कि मैंने जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो हमको अपना नाम बताने की उसमें जरूरत नहीं है। तो ये इनको कहा गया कि प्राइवेसी ऑफ डोनर मीन्स कि जो डोनेट कर रहे हैं पार्टी को उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो किसी को अगर पता चल जाए कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है या उसको हम या फिर हम जो है मतलब पॉलिटिकल पार्टी किसी लोग को पता चल जाए तो अपोजिट वाला जो है उसको हरास करने की कोशिश करेंगे। तो इससे ये होगा कि एनोनिमिटी रहेगा तो इनको नहीं पता चलेगा कि किस विचारधारा से होता क्या है। कि मान लीजिए कि हमारा पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी पार्टी के साथ है और ये सरकार को पता है तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार या फिर जो मेन स्ट्रीम की पार्टी है वो क्या कर सकती है, या तो आपके जो है मतलब चूंकि असहमति है तो आपको क्या कर सकती है पार्टिसिपेशन में रोक लाज किसी गलत तरीके से मतलब उपाय करके किसी भी तरह से सरकार क्या कर सकती है पार्टिसिपेटरी मतलब किसी तरह से आप पार्टिसिपेशन ना करें क्या कि उनके आप व्यूज से अलग व्यू रखते हैं। एज ए इंडिविजुअल के रूप में क्या कर सकती है, इंडिविजुअल के रूप में आपसे कर सकती है कि आपके जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट इस पर आपको आघात कर सकती है। तो इनका कहना था कि प्राइवेसी ऑफ डोनर को मेंटेन किया गया है इसमें। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि सिटीजन डू नॉट हैव जनरल राइट टू नो फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इनका कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है या फिर कहाँ से पैसा मिल रहा है और कौन दे रहा है इससे जनरल पीपल को क्या मतलब है। इतनी बड़ी मतलब पार्टी से एक आम आदमी को क्या मतलब है कहीं से भी पैसा आए। तो सरकार का यही तर्क था। तो अब हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों ऐसा डिसीजन दिया कि इसको खारिज कर दिया मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है मतलब जो जानने हमारा जो जानने का अधिकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फ्रीडम टू वोट के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि किस पार्टी से कौन एफिलिएशन किसकी विचारधारा किससे मिलती है और किसको फंडिंग मिल रहा है तो हम फ्रीडम टू वोट मतलब हम कैसे कर सकते हैं कि हम इस पार्टी को देना चाहते हैं, अपना एक्सरसाइज जो है नहीं कर सकते हैं। और इसमें यही किया गया था कि एनोनिमस बनाया गया था। तो इलेक्टोरल जो इलेक्ट्रोड है तो ये इन्फॉर्म डिसीजन ये फैसिलेट करता है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तब आप एक डिसीजन ले सकते हैं इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे, जिससे कि आपकी जो डिसीजन है वो किसी और बायस्ड होके नहीं लिया जाएगा। इनका ये कहना था। और दूसरा था कि मोर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है ये लेवल फील्ड देगा अगर हम इसका एनोनिमिटी को हटा देते हैं तो। ऐसा क्यों कहा जाए, लेवल प्लेइंग का क्या मतलब होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी के जो मनी है वो पार्टी से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जुड़ा हुआ है। इन दोनों को फंडिंग को मनी और पॉलिटिक्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो अगर हम किसी के पास ज्यादा
फंडिंग है, मान लीजिए जिसके पास किसी पार्टी के पास ज्यादा फंडिंग, तो अपना प्रचार ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएगा, ज्यादा बता पाएगा। तो ये क्या है कि अक्सर ये ने कोर्ट ने कहा कि मनी और पॉलिटिक्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है तो दूसरा पार्टी को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक हम लेवल प्लेइंग फील्ड हम दोनों को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इसको कहा गया क्विड प्रो को अरेंजमेंट। मीन्स कि आपको फायदा हो रहा है तो हम आपको दे रहे हैं, और दूसरे को फायदा नहीं हो रहा आपसे, मतलब हमको वोटिंग से नहीं मिल रहा है, तो हम उसको मतलब पार्टी भी उसको, जो सरकार है उसको ज्यादा फायदा नहीं दे पा रही है। तो ये जो है हार्म किया। यही था आपका डिलीशन ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑन डिटेल ऑफ कंट्रीब्यूशन वैल्यूड द वोटर राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आपने जो उसका रिक्वायरमेंट था, जानने का अधिकार जो था, और आपने उसको खत्म कर दिया, तो राइट टू इंफॉर्मेशन उनका कहीं ना कहीं हार्म होता है, ये वायलेट करता है। फिर उसके बाद कहता है कि स्कीम अलाउड बोथ प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग। ये बहुत बड़ी बात थी कि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसको अगर कोई कंपनी चंदा दे रही है, तो कंपनी का चंदा देना और एक व्यक्ति का चंदा देना, इन दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि जब कंपनी चंदा देगी तो बहुत बड़े स्तर पर देगी। और इसने डिसीजन ने क्या किया, ये जो एनोनिमस रखा गया, दोनों को, इंडिविजुअल को और कंपनी को एक लेवल पे ले आए। तो इससे ये कहा गया कि मान लीजिए कि पार्टी को अगर चंदा दे रही है, तो अब इसमें क्या हो गया, जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो भी दे रहा है, जिसको लॉस हो रहा है वो भी हो रहा है, दोनों के बीच में लिमिटेशन को खत्म कर दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां बन गई जिसका कि काम ही यही था कि बस सरकार से फायदा लेना, और लॉस में भी है तो फायदा हो रहा है तो हम उसको दे रहे हैं। मतलब एक तरह से ये कहा गया कि ऐसा हो सकता है ना, कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो कि ये कौन सी कंपनी कहते हैं इसको, शेल कंपनी कहते हैं, जो कि ये छुप के चंदा दे रही है और इसको सरकार से फायदा हो रहा है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा हार्म होगा हमारे डेमोक्रेसी के लिए, अगर इस चीज को हम लेके चले कि एक प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग कंपनी भी उसको दे रही है, और उसको सरकार से किसी तरह का अगर नाजायज फायदा दिया जा रहा है तो। हाँ, इन्होंने कहा कि ब्लैक मनी, सरकार का एक व्यू जो था कि ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए ये दिया गया। तो इसमें जो है एक पुट्टू स्वामी केस था, 2017 में आया था, उसके तहत उन्होंने बोला कि जो ये सिद्धांत है, प्रोपोर्शनैलिटी सिद्धांत, मीन्स कि अनुपातिकता का सिद्धांत, मतलब कि अगर आप मान लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन है और राइट टू प्राइवेसी है, तो दोनों में लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव हम रास्ता को कैसे अपना सकते हैं। मीन्स कि दोनों को चीज को हम साथ लेके चलना है कि प्राइवेसी भी खत्म नहीं कर सकता। मतलब उनका कहना था, कोर्ट का ये कहना था कि ये जो आपका पुट्टू स्वामी केस अगर 2017 का देखेंगे, उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि उसमें ये कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर हम किसी से मेरा एफिलिएशन है, क्योंकि वो गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है, लेकिन साथ साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है एक आम नागरिक होगी, ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकें। तब इसीलिए उन्होंने कहा कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स को चुनना चाहिए दोनों के बीच में, चाहे कि दोनों को अधिकारों के बीच में बैलेंस हो। तब इसमें यह कहा गया कि इलेक्टोरल ट्रस्ट था, इससे पहले आप देखेंगे जो इलेक्टोरल फंडिंग बॉन्ड है, उससे पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट था, जिसके कारण जो है 20,000 से ज्यादा अगर मिलता था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा मिलता था, तो उनको जो है ये दिखाना पड़ता था कि हाँ हमको 20,000 से ज्यादा इसने दिया, और उनको आईटी एक्ट के तहत, आरपीए एक्ट के तहत, ये सब में उनको रखना पड़ता था। तो ये जो दोनों को क्या किया, क्या बैलेंस करके रखा था, मतलब बैलेंस बिटवीन वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी ऑफ डोनर्स, दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस था। तो इसलिए आप इस डिसीजन को, मतलब जो पहले से चल रहा था, आप उसको रखिए। इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो राइट टू इंफॉर्मेशन को कर्व करता है। तो ये टॉपिक जो है आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन है 91 के ए के आर्टिकल में देखेंगे तो इसी के तहत इसका राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी है। तो आप ये लोग इसको देख लीजिएगा एक बार।